एक ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब की कल्पना करते हैं, वहाँ क्या दिखता है? उलझे हुए वायर्स का एक झुंड। हाँ, और वो महंगे और बड़े उपकरण जो डेस्क पर पूरी जगह घेर लेते हैं। बिल्कुल वही। और हर तरफ बिखरे हुए छोटे छोटे कंपोनेंट्स। और हाँ, कभी-कभी वो जले हुए सिलिकॉन या रेजिस्टर की अजीब सी महक। ओह हाँ, जब कोई कनेक्शन गलत जुड़ जाता है या वोल्टेज लिमिट क्रॉस हो जाती है। सही कहा, उसे एक गलती की कीमत हजारों रुपए और हफ्तों का वक्त हो सकती है। लेकिन सोचिए क्या हो अगर ये पूरी की पूरी फिजिकल लैब एक कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर सिमट जाए। बिना किसी फिजिकल वायर को जोड़े। हाँ, बिना किसी वायर को जोड़े, बिना सोल्डरिंग आयरन को हाथ लगाए और बिना लाखों रुपए के इक्विपमेंट खरीदें। एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बिल्कुल रियल टाइम में डिजाइन और टेस्ट किया जा सके। ये तो सच में किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। एग्जैक्टली आज इसी वर्चुअल रेवोल्यूशन की गहराई में जा रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां फिजिकल वायर्स की जगह सॉफ्टवेयर के कोड ने ले लिए हैं। और हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च है ना, खास तौर पे जो सोर्स मटेरियल है, मास्टरिंग वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन इन प्रोटियस डिजाइन स्वीट, वो इस बदलाव की पूरी तस्वीर पेश करता है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का सिस्टम बैकएंड पर किस तरह से काम करता है और इसने हार्डवेयर डिजाइन के पूरे डीएनए को कैसे बदल कर रख दिया है। देखिए, ये शिफ्ट वाकई हार्डवेयर इंजीनियरिंग के तरीके को पूरी तरह से रीडिफाइन कर रहा है। पहले अप्रोच होती थी बिल्ड एंड टेस्ट, यानी पहले फिजिकल प्रोटोटाइप बना और फिर टेस्ट करो कि क्या फट रहा है या क्या काम नहीं कर रहा है। जो कि काफी महंगा पड़ता था। बहुत महंगा। लेकिन अब हम सिम्युलेट एंड परफेक्ट के द्वार में हैं। यहाँ हम सिर्फ एक आम ड्राइंग टूल की बात नहीं कर रहे हैं। राइट। प्रोटियस एक ऐसा सिमुलेशन एनवायरनमेंट है जो प्योर मैथमेटिकल प्रिसिजन के साथ फिजिक्स के नियमों को रियल टाइम में एग्जीक्यूट करता है। चाहे कोई हॉबीइस्ट नया आईओटी डिवाइस बना रहा हो या कोई प्रोफेशनल इंजीनियर किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल का मोटर कंट्रोलर डिजाइन कर रहा हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फिजिकल हार्डवेयर की अपनी एक बहुत बड़ी रुकावट होती है, जैसे कीमत, वक्त और कंपोनेंट्स की उपलब्धता। सॉफ्टवेयर इन सारी रुकावटों को एक झटके में हटा देता है, जिससे फोकस सिर्फ और सिर्फ प्योर लॉजिक और इनोवेशन पर रह जाता है। और इस बदलाव के सबसे बड़े हीरो हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हर इंजीनियर जानता है कि ऑसिलोस्कोप, मल्टीमीटर या लॉजिक एनालाइजर क्या होते हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि ये टूल्स क्या हैं। तो फिर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ये सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी एक्यूरेसी से एग्जिस्ट कैसे करते हैं। असली लैब में हम इन महंगे डब्बों की स्क्रीन्स पर वेवफॉर्म्स देखते हैं प्रोटियस में यही इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटली मौजूद हैं। और इनके फायदे तुरंत नजर आते हैं। मतलब लाखों का बजट बच जाता है, सेटअप में लगने वाले घंटों का वक्त बच जाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि एक क्लिक से हम फ्रीक्वेंसी एनालाइजर से सीधे ऑसिलोस्कोप पर स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर इसको एक एनालॉजी से समझा जाए तो क्या हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक फ्लाइट सिमुलेटर कह सकते हैं, जिसमें प्लेन क्रैश होने यानी सर्किट के जलने या शॉर्ट सर्किट होने का कोई खतरा नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, और सब कुछ स्क्रीन पर रियल टाइम में टेस्ट किया जा सकता है। अरे वाह, ये एनालॉजी काफ़ी अच्छी है। और फ्लाइट सिमुलेटर की तरह ही यहाँ असली मज़ा इसमें नहीं है कि प्लेन आसमान में सीधा उड़ रहा है। तो फिर किसमें? मज़ा इसमें है कि जब अचानक तूफान आता है या इंजन फेल होता है, तब सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है। अगर हम इसका कनेक्शन बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो ये देखते हैं कि कैसे ये सिमुलेशन रिसोर्सेज बचाकर टेस्टिंग सिनेरियोज को बढ़ा रहा है, जो शायद फिजिकल सेटिंग में रेप्लिकेट करना मुश्किल हो। नामुमकिन या बेहद खतरनाक भी हो सकता है। रियल दुनिया में अगर किसी पावर सप्लाई सर्किट को 500 वोल्ट्स के स्पाइक या एक्सट्रीम थर्मल कंडीशंस पर टेस्ट करना हो ना, तो वैसा सेटअप बनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा और महंगा प्रोजेक्ट बन जाता है। सही बात है, खतरनाक भी तो है। हाँ, लेकिन इस वर्चुअल फ्लाइट सिमुलेटर में एक्सट्रीम कंडीशंस को सिर्फ कीबोर्ड के कुछ क्लिक से टेस्ट किया जा सकता है। रिसोर्सेज बच रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग का लेवल कई गुना ज्यादा गहरा हो रहा है। तो इस वर्चुअल लैब में चल क्या रहा है, इसको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए कि एक स्मार्ट आईओटी थर्मोस्टैट या एक कॉम्प्लेक्स मोटर कंट्रोलर डिजाइन किया जा रहा है। ओके। इस डिजाइन को टेस्ट करने के लिए उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो एक हाई एंड लैब में होते हैं। सबसे पहले अगर मोटर को कंट्रोल करने के लिए पल्स विथ मॉड्यूलेशन यानी PWM सिग्नल्स को चेक करना है, तो वर्चुअल ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल होता है।
हाँ, ऑसिलोस्कोप तो बेसिक जरूरत है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। एक रियल ऑसिलोस्कोप 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स कैप्चर करता है। एक स्टैंडर्ड पीसी का प्रोसेसर इस मैसिव डेटा को बिना लैग किए स्क्रीन पर रेंडर कैसे कर पाता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प टेक्निकल चैलेंज है जिसको प्रोटियस का इंजन बड़ी खूबसूरती से हैंडल करता है। असल में सॉफ्टवेयर बैक एंड पर डेटा डेसिमेशन और मेमोरी बफरिंग का इस्तेमाल करता है। अच्छा, मतलब वो पूरा डेटा एक साथ नहीं फेंकता? सही पकड़ा। इंजन हर एक नैनोसेकंड का डेटा पॉइंट कैलकुलेट जरूर करता है, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ वही पॉइंट्स रेंडर करता है जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए जरूरी हैं। ओह, इससे प्रोसेसिंग पावर बच जाती होगी। बिल्कुल। इस प्रोसेस को एक बैकग्राउंड थ्रेड में रन किया जाता है ताकि यूजर इंटरफेस स्मूथ रहे। और सिर्फ ऑसिलोस्कोप ही नहीं, जब उस आईओटी थर्मोस्टैट में माइक्रो कंट्रोलर और टेम्परेचर सेंसर के बीच का I2C या SPI कम्युनिकेशन चेक करना हो, तब लॉजिक एनालाइजर का इस्तेमाल होता है। लॉजिक एनालाइजर, हाँ, ये तो डिजिटल सर्किट्स के लिए अनिवार्य है। हाँ, यहाँ स्पाइस इंजन जो एनालॉग सिग्नल सॉल्व करता है और इवेंट ड्रिवन डिजिटल सिम्युलेटर दोनों मिलकर काम करते हैं। वाह। लॉजिक एनालाइजर को फिजिकल दुनिया की तरह हजारों वोल्ट्स या नॉइज फिल्टर नहीं करने पड़ते। वो सीधे सिमुलेशन इंजन की डिजिटल मेमोरी से स्टेट ट्रांजिशंस को रीड करता है, यानी जीरोज और वंस को। एग्जैक्टली। इसीलिए टाइमिंग इश्यूज या डेटा करप्शन को पकड़ना फिजिकल लैब से भी ज्यादा आसान हो जाता है। और उसके बाद सिग्नल जनरेटर और स्पेक्ट्रम एनालाइजर आते हैं, जो RF और कम्युनिकेशन सर्किट्स के लिए होते हैं, राइट? हाँ, इनका काम फ्रीक्वेंसी डोमेन व्यू देखना, हार्मोनिक्स और सिग्नल प्यूरिटी को एनालाइज करना होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है। हमने सिग्नल जनरेटर और स्ट्रेस टेस्ट की बात की। एक फिजिकल सर्किट में जब हम सिग्नल डालते हैं तो रियल दुनिया के इम्परफेक्शंस उसके साथ आते हैं। हाँ, आते तो हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर तो सब कुछ मैथमेटिकल, आइडियल और परफेक्ट होता है ना। तो क्या सॉफ्टवेयर के अंदर सिग्नल जनरेटर से स्ट्रेस टेस्ट करना सच में वैसा ही है जैसा रियल दुनिया में होता है? आखिर सॉफ्टवेयर में तो सब कुछ पहले से प्रोग्राम्ड होता है। यहाँ सबसे हैरानंगेज बात यह है कि प्रोटियस में हम सिर्फ आइडियल कंडीशंस ही नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड कंडीशंस को भी सिम्युलेट कर सकते हैं। प्रोटियस का सिमुलेशन इंजन सिर्फ परफेक्ट सिनेरियोज पर आधारित नहीं है। अच्छा, तो वो इम्परफेक्शंस को कैसे लाता है? उस इंजन की सबसे बड़ी ताकत उसकी इम्परफेक्शंस को मैथमेटिकली मॉडल करने की क्षमता है। असल दुनिया में एक 10 किलो ओम का रेजिस्टर कभी भी एग्जैक्टली 10,000 ओम्स का नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएंस तो होता ही है मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। एग्जैक्टली। प्रोटियस इस चीज को हैंडल करने के लिए मॉन्टी कार्लो एनालिसिस जैसी टेक्निक्स और रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करता है। ओह वाह। जब सिमुलेशन रन होता है तो सॉफ्टवेयर एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर उस रेजिस्टर की वैल्यू को 9.8K या 10.2K के बीच रैंडमली बदल देता है। यानी परफेक्शन को इंटेंशनली बिगाड़ देता है। हाँ। इसके अलावा टेम्परेचर कोफिशिएंट्स को भी सिमुलेट किया जाता है। गर्मी बढ़ने पर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का बिहेवियर बदल जाता है। ट्रांजिस्टर्स ज्यादा करंट लीक करने लगते हैं। ये सब सॉफ्टवेयर खुद करता है? हाँ, प्रोटियस इन थर्मल मॉडल्स को बैकएंड के स्पाइस मैट्रिक्स में इंजेक्ट करता है। यानी सॉफ्टवेयर डेलिबरेटली परफेक्शन को खत्म करता है ताकि नतीजे रियल दुनिया की तरह मेसी और एक्सपेक्टेड लग सकें। कमाल का सिस्टम है। यानी मैथमेटिकल कोड के जरिए रियल दुनिया की गंदगी और इम्परफेक्शन को सिमुलेट किया जा रहा है। सही शब्दों में। अब जब इन शक्तिशाली वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इतनी डिटेल्स मिल गई हैं, तो इस प्रोसेस को प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में देखते हैं। एक ब्लैंक स्क्रीन से लेकर फाइनल डेटा एनालिसिस तक का सफर कैसा होता है? काफी सिस्टमैटिक होता है। इसको हम 5 स्टेप्स में समझ सकते हैं। ओके, तो स्टेप 1 क्या होगा अगर हम अपने उसी IoT थर्मोस्टैट वाले एग्जाम्पल को लें? स्टेप 1 है सर्किट डिजाइन। सबसे पहले स्कीमेटिक कैप्चर फीचर का इस्तेमाल करके कंपोनेंट्स को प्लेस किया जाता है, उनके बीच कनेक्शंस बनाए जाते हैं। एक फिजिकल लैब में इस पॉइंट पर वायर्स का जाल बनने लगता है, लेकिन यहाँ एक क्लीन वर्चुअल इंटरफेस होता है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में हम वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेस करते हैं। सीधे लाइब्रेरी के इंस्ट्रूमेंट्स टैब से उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैनवस पर लाया जाता है और सर्किट के नोड्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जैसे मल्टीमीटर्स और ऑसिलोस्कोप्स को लगाना। और स्टेप 3 होगा उनको कॉन्फ़िगर करना, राइट? हाँ, स्टेप 3 कॉन्फ़िगरेशन है।
जैसे एक फिजिकल लैब में नॉब्स को घुमाकर टाइम बेस या वॉटेज स्केल सेट की जाती है, वैसा ही पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन इन वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स के ग्राफिकल इंटरफेस पर किया जाता है। और सिग्नल जनरेटर के लिए फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड तय करना। बिल्कुल। फिर आता है स्टेप 4, रन सिम्युलेशन, यानी सर्किट ऑपरेशन को सिम्युलेट करना और रियल टाइम डेटा डिस्प्ले करना, जिसमें हम वेवफॉर्म्स और लॉजिक स्टेट्स देख पाते हैं। हाँ, और आखिरी स्टेप 5 है एनालाइज रिजल्ट्स। यहाँ अनोमलीज ढूंढी जाती हैं, एक्सपेक्टेड बिहेवियर वेरीफाई किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हार्डवेयर और वायरिंग के साथ साथ एक और चीज़ है जो आज के हर डिवाइस में होती है, कोड। हाँ, फर्मवेयर के बिना तो हार्डवेयर अधूरा है। प्रोटीज सिर्फ रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को सिमुलेट नहीं करता, ये माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। यानी हार्डवेयर डिजाइन के साथ साथ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर को भी एक ही जगह टेस्ट और डीबग किया जा सकता है, एक ही वक्त पर। या VSM कहा जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि बैकग्राउंड में एक साथ 2 अलग-अलग दिमाग या सिमुलेशन इंजन्स पैरेलल में काम कर रहे हैं। 2 इंजन एक साथ कैसे? एक तरफ साइकिल एक्यूरेट माइक्रो कंट्रोलर सिमुलेटर है जो C कोड या हेक्स फाइल की एक-एक इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस करता है जैसे एक एक्चुअल फिजिकल सिलिकॉन चिप करेगी। वो इंटरनल रजिस्टर्स, टाइमर्स और मेमोरी को रियल टाइम में मैनेज करता है। और दूसरी तरफ स्पाइस इंजन है जो लगातार कंटिन्यूअस टाइम एनालॉग मैट्रिसेस को सॉल्व कर रहा है। ओके। जब MCU का कोड किसी पिन को हाई करता है ना, तो डिजिटल सिम्युलेटर तुरंत स्पाइस इंजन को एक इवेंट ट्रिगर भेजता है। स्पाइस इंजन उस सिग्नल को रिसीव करता है, अपनी मैट्रिक्स इक्वेशंस को दोबारा कैलकुलेट करता है और देखता है कि उस वोल्टेज के कारण आगे कनेक्टेड ट्रांजिस्टर या रिले किस तरह से स्विच होगा। और ये सब कितनी देर में होता है? इन दोनों इंजन्स का सिंक्रोनाइजेशन नैनो सेकेंड्स के स्केल पर होता है। बाप रे, नैनो सेकेंड्स। हाँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ये को-सिमुलेशन इंजीनियर्स को अलाउ करता है कि वो एम्बेडेड कोड की टेस्टिंग तभी शुरू कर दें जब फिजिकल बोर्ड यानी PCB की डिजाइनिंग अभी शुरू भी ना हुई हो। ये को-सिमुलेशन वाकई हार्डवेयर डेवलपमेंट साइकिल का एक चीट कोड लगता है। पूरा का पूरा फर्मवेयर बिना फिजिकल हार्डवेयर के टेस्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला नियम भी उतना ही सख्ती से लागू होता होगा, है ना? 100%। ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी पॉइंट है। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर कितना भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, उसकी एक्यूरेसी इस बात पर निर्भर करती है कि बैकग्राउंड मॉडल्स कितने सटीक हैं। क्योंकि अगर कोड या मैथमेटिकल इंजन को सही पैरामीटर्स नहीं दिए गए, तो वो जो दिखाएगा वो बस एक इल्यूजन होगा। इसीलिए प्रिसाइज कंपोनेंट मॉडल्स का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। अगर किसी स्पेसिफिक ऑप-एम्प या मॉसफेट का मॉडल डेटा शीट के स्पेसिफिकेशन से मैच नहीं करता ना, तो सिमुलेशन का रिजल्ट रियल वर्ल्ड फिजिकल बिहेवियर से बिल्कुल अलग आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रोफेशनल इंजीनियर्स हमेशा सिमुलेशन सेटिंग्स को रियल वर्ल्ड डेटा और एक्चुअल डेटा शीट्स के ग्राफ्स के साथ क्रॉस रेफरेंस करते हैं। जब तक वर्चुअल मॉडल उस कंपोनेंट की रियल फिजिक्स को मिरर नहीं कर रहा, तब तक आने वाला डेटा किसी काम का नहीं है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? एक तरफ हम देखते हैं कि प्रोटियस मॉन्टे कार्लो एनालिसिस करता है, टेम्परेचर मॉडल करता है और माइक्रो कंट्रोलर्स के कोड को एनालॉग पार्ट्स के साथ मिलीसेकंड एक्यूरेसी पर सिंक करता है। हाँ? अगर ये सिमुलेशन इतना ही शक्तिशाली, आसान और रियल वर्ल्ड कंडीशंस को मिमिक करने वाला है, तो फिर दुनिया भर में फिजिकल टेस्टिंग लैब्स की कभी जरूरत ही क्यों पड़ती है? कंपनीज अपने सारे महंगे लैब इक्विपमेंट कबाड़ी वाले को क्यों नहीं दे देती? कबाड़ी वाले को नहीं दे सकते क्योंकि फिजिकल लैब की अपनी एक अलग अहमियत है। यहाँ आकर हम इस वर्चुअल दुनिया की हकीकत और इसकी सीमाओं यानी लिमिटेशन से टकराते हैं। लिमिटेशंस? कैसी लिमिटेशंस? सॉस एक्सप्लिसिटली बताता है कि वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ फिजिकल फिनोमिनन्स को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाते, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी EMI और पैरासिटिक कैपेसिटेंस। अब सवाल यह है कि इतना पावरफुल स्पाइस इंजन इन चीजों को क्यों नहीं पकड़ पाता? इसका कारण फिजिक्स और ज्योमेट्री के फर्क में छुपा है। देखिए, प्रोटियस का स्कीमेटिक इंटरफेस एक 2 डायमेंशनल लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। वहाँ जो वायर्स दिखते हैं ना,
उनकी फिजिकल लंबाई या चौड़ाई रियल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। वो सिर्फ एक नोड से दूसरे नोड तक का मैथमेटिकल कनेक्शन है। लेकिन असल दुनिया में पीसीबी पर तो एक्चुअल कॉपर की लाइन होती है। एग्जैक्टली जब किसी कॉपर ट्रेस से हाई फ्रीक्वेंसी करंट गुजरता है तो वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिसे ईएमआई कहते हैं। ये फील्ड बगल से गुजरने वाले दूसरे सिग्नल्स को करप्ट कर सकती है। ओह, इसीलिए सिग्नल्स आपस में टकरा जाते हैं। हाँ, उसी तरह जब दो ट्रेसेस पीसीबी पर बहुत करीब होते हैं तो उनके बीच की हवा एक डाइलेक्ट्रिक का काम करती है और वो अनजाने में एक कैपेसिटर बन जाते हैं। यही पैरासिटिक कैपेसिटेंस है। और इसको 2D स्कीमेटिक में कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। मुश्किल नहीं, इन फिजिकल रियलिटीज को सिम्युलेट करने के लिए 3D ज्योमेट्री और मैक्सवेल्स इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, जो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस यानी FEA के थ्रू होता है। जो कि नॉर्मल पीसीज पर रियल टाइम में शायद नामुमकिन हो। हाँ, ये एक बहुत ही हैवी कंप्यूटेशनल प्रोसेस है जो रियल टाइम स्पाइस सर्किट सिमुलेशन के साथ आसानी से इंटीग्रेट नहीं होता। इसीलिए ये वर्चुअल टूल्स फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पूरी तरह रिप्लेस नहीं करते, बल्कि उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यानी जब तक हार्डवेयर की फिजिकल बॉडी उसका 3D रूप तय नहीं हो जाता, तब तक हम उसकी आत्मा यानी उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस को फुली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये काफी पोएटिक तरीका था इसको समझने का, पर हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब अगर फाइनल वैलिडेशन और अप्रूवल एक रियल फिजिकल लैब से ही मिलना है उन EMI और पैरासिटिक्स को चेक करने के लिए, तो क्या ये सब सिमुलेशन सिर्फ एक एडवांस टॉय, एक खिलौना बनकर रह जाता है? इससे बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या अर्ली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वक्त की बर्बादी है या एक बचाव का जरिया? मैं तो सोच रहा था वक्त की बर्बादी है अगर एंड में फिजिकल टेस्टिंग ही करनी है। इसको इस तरह देखना चाहिए, सिम्युलेशन कोई खिलौना नहीं है, ये फंडामेंटल गलतियों को पकड़ने वाला फिल्टर है और वक्त बचाने का एक सच्चा साथी है। वो कैसे? सोच कर देखिए, अगर एक टीम ने सीधे फिजिकल पीसीबी बनवा लिया और फैब्रिकेशन के बाद पता चला कि I2C बस का एक छोटा सा टाइमिंग लॉजिक गलत था या किसी ऑप एम्प का गेन कैलकुलेशन ही फ्लॉड था, तो पूरा का पूरा बोर्ड कचरे में जाएगा। हाँ, वो पूरा बोर्ड, उस पर लगे महंगे कंपोनेंट्स और उसको बनाने में लगा पूरा हफ्ता, सब कचरे में। सिम्युलेशन इन लॉजिक एरर्स, फर्मवेयर बग्स और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फ्लॉज को पहले ही दिन जीरो कॉस्ट पर पकड़ लेता है। अच्छा, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस काफी मजबूत हैं। बिल्कुल। एजुकेशनल यूज के लिए स्टूडेंट्स को एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है बिना कंपोनेंट्स खराब किए। इंजीनियर्स के लिए ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग में मदद करता है और R&D में नए सर्किट कॉन्सेप्ट्स बिना महंगे फिजिकल सेटअप्स के टेस्ट हो जाते हैं। ये डिजाइन के फाउंडेशन को इतना मजबूत कर देता है कि फिजिकल टेस्टिंग सिर्फ एक फाइनल कॉन्फर्मेशन रह जाती है। एग्जैक्टली। जब आप आखिर में EMI और पैरासिटिक्स टेस्ट करने फिजिकल लैब में जाते हैं तो वहां आप नई गलतियां नहीं ढूंढ रहे होते, बल्कि सिर्फ फाइनल लेआउट को फाइन ट्यून कर रहे होते हैं। इसने हार्डवेयर डिजाइन साइकिल को हफ्तों से घटाकर कुछ दिनों में ला दिया है। एकदम पॉइंट की बात है। तो इस पूरे विश्लेषण को एक फ्रेम में रखा जाए तो ये साफ है कि प्रोटियस डिजाइन स्वीट और इसके वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स ने हॉबीइस्ट, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल इंजीनियर्स को पूरी तरह एम्पावर कर दिया है, पैसे बचाने से लेकर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने तक। हाँ, इसने उस डर को खत्म कर दिया है जो पहले कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स को अप्रोच करने में लगता था। अब आइडियाज को टेस्ट करना महंगा या खतरनाक नहीं रहा, जिसके कारण इनोवेशन की स्पीड कई गुना बढ़ गई है। और इसके साथ ही इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले ध्यान देने वाली एक आखिरी और बहुत ही जरूरी बात, आज के वक्त में सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या पैरासिटिक कैपेसिटेंस को प्योरली रियल टाइम में और 100% एक्यूरेटली स्कीमेटिक्स से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। सही बात है। इसी वजह से हमें आखिर में फिजिकल लैब की जरूरत पड़ती है। लेकिन जरा 2 कदम आगे का सोचिए, जिस अजीबोगरीब तेजी से सिमुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग आगे बढ़ रहे हैं, क्या होगा जब AI डायरेक्टली स्कीमेटिक से ही 3D लेआउट को विजुअलाइज कर लेगा? ये तो एक नया ही डायमेंशन खोल देगा। सही में ये सोचे रही बात है। या क्या फ्यूचर के हार्डवेयर इंजीनियर्स पूरी तरह से ऐसी लैब्स में काम करेंगे
जिसमें फिजिकल हार्डवेयर मौजूद ही ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे चलकर इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी डेफिनेशन को ही बदल सकता है। और यही सवाल छोड़ते हुए हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।